नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह और मेरे साथ हैं आपके इंग्लिश मेंटोर स्वाति मैम और आपके जीएस मेंटोर पवन सर। तो पवन सर, आज एसएससी स्टेनो का एग्जामिनेशन है जी सर। और उस एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, आपकी जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, रीजनिंग का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है या जो जीएस है, इनमें कहां कहां से किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इन सब के बारे में इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। मैथ्स के बारे में नहीं, पर जीएस के बारे में चर्चा करेंगे, इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको जल्दी से अब सेशन को एक बार कर देना है शेयर, और फिर अभी पवन सर आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस कहां कहां से किस किस तरह से उठाए जाते रहे हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। बिल्कुल सर। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सर आपका धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आज आपका पेपर हुआ है अभी, और आज पेपर में अभी एक दो बच्चे से मेरी बात भी हुई है थोड़ी देर पहले कि सर किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अभी बच्चे थोड़ी जल्दी में हैं सर, बस अभी एक बार बाहर चले जाएं और आराम से तब बाहर निकल के आपसे बात करेंगे। तो कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है। अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट ये भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से आगामी पूछ सकता है, जो आपकी परीक्षा होने वाली है सेकंड शिफ्ट की, वहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, हम लोग अनुमान कैसे लगाते हैं कि यहाँ क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछा जा सकता है। अभी एक बच्चा लाइव है बेटा, आप इसे हैंड फ्री कर लेना। हेलो सर, हाँ बोलिए, किस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या नाम है आपका? सर हम अचल बोल रहे हैं। जी जी सर, बोलिए बोलिए। जी तो अपना सर आज का जो रिव्यू है वो ये है कि रीजनिंग के अंदर आ रही है अपनी सीरीज। एक मिनट मैम, लिखते रहिए बोर्ड पे, साथ के साथ बोर्ड पे। सर एक तो सीरीज हो गई, टॉपिक वाइज बताते रहिएगा। ओके, जैसे रीजनिंग में अपने पास सीरीज आ रही है जी। एक तो फिलिंग वाली होती है और एक मिसिंग नंबर वाली है ना, मैथ्स और जी जी जी। तो फर्स्ट टॉपिक तो अपनी हो गया रीजनिंग का। फिर दूसरा रीजनिंग में आज फर्स्ट टाइम कैलेंडर भी आया है अपने। अच्छा, कैलेंडर आया है जी, सर। कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ईयरली वाले, मंथ वाले, कौन से पूछ रहा है? डे निकालने के लिए। अच्छा, डे निकालना। ओके ओके ओके। एक या दो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। ओनली वन। ओके। और अपना मेनली वो आ रही है सीक्वेंस के लिए है ना, क्या रहा सर? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, डिक्शनरी अल्फाबेट वाला डिक्शनरी ऑर्डर बताना है। उसके बाद सर? और सब तो नॉर्मल था। नॉर्मल। सर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप बताइएगा। जी जी। सर आप सबसे पहले मुझे रीजनिंग में ये बताओ कि क्लॉक से क्वेश्चन था? नहीं डाई से था? नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट से था? सिटिंग अरेंजमेंट से थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन भी थी, ये भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक तो डिस्टेंस पूछने के लिए भी था और एक सिर्फ डायरेक्शन के लिए। अच्छा ठीक है। और आपको याद आ रहा रीजनिंग का कोई ऐसा प्रॉपर क्वेश्चन जो आपने किया हो, मतलब किसी एनालॉजी थी? हेलो हेलो। कोडिंग ज्यादा था। अच्छा ठीक है। क्लासिफिकेशन में कोई क्वेश्चन? ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस होंगे सर। जी जी। ओके सर, अब आप मुझे ये बताइए जीएस में क्या क्या पूछा गया था, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? नवदीप सर। मैम कोडिंग के लिख दीजिए। कोई नहीं, अब एक मिनट प्लीज। नवदीप सर। हाँ जी सर, बोलिए। गोली कट हो गया उनका, लगता है एक बार अभी बच्चों बस अभी ना अभी ऑफिस वहां से क्लास से बाहर निकले हैं, तो कई बार होता क्या है ना, जल्दबाजी में आपका फोन कट ही जाता है कि सर मेरा तो ये बताना, वो करना। तो अभी आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे कि अभी आपको ये भी बताया गया। देखिए, चाहे मैं हूं या कोई और है, जब पेपर देके बाहर निकलता हूं मुझे ये तो पता होता है कि इस क्वेश्चन से इतने, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन। हाँ सर बताइए, पहले जीके में बताओ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके में अपना करंट से रिलेटेड स्टैटिक आ रहा है। ठीक है सर, करंट और स्टैटिक जीके। जी। तो स्टैटिक जीके में एक तो क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं किस टॉपिक, जैसे मान लो वो डांस से पूछ रहा है या फिर मान लो किसी टेंपल से पूछ। क्लासिकल डांस से भी 2 क्वेश्चन। ओके। डांस से 2 क्वेश्चन। ओके। डांस एंड फेमस पर्सनालिटी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट से इंक्लूड होते हैं। ओके। इंस्ट्रूमेंट और अपना तो सर इसमें भी जैसे कि हॉकी इंडिया के लिए भी था, गेम से स्पोर्ट्स से भी आ रहा है। अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था जी, कि जैसे अपना हॉकी है तो हॉकी इंडिया का फर्स्ट टाइम ओलंपिक में इंक्लूड हुआ था। ठीक है। ओके। और सर और क्रिकेट से कोई क्वेश्चन था सर? नहीं, क्रिकेट से भी था अभी। अच्छा, क्रिकेट से भी था कि किसने अभी संन्यास लिया है अभी। ओके। और इसके बाद में आप सर मुझे बताइए सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन थे सर, 1 2 जो भी आपको याद रहा हो।
हिस्ट्री से मेनली एक ही क्वेश्चन था। वो सर मॉडर्न से था, मिडिल से था, कहाँ से था? नहीं, एंशिएंट जीके ज्यादा पूछे जा रहा अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री थी। है। जी जी। ओके सर, इसके बाद पॉलिटी आप मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन थे पॉलिटी से? पॉलिटी से एक आया था अमेंडमेंट के ऊपर। अमेंडमेंट से मतलब एक ही क्वेश्चन था, कोई आर्टिकल? हाँ, वो आर्टिकल नहीं पूछा गया, सिर्फ अमेंडमेंट पूछा सर, था। अमेंडमेंट का भी ईयर। अमेंडमेंट याद है आपको कौन सा पूछा था? 85 अमेंडमेंट कब हुआ था उसका ईयर पूछा गया था। ओके 86 85। 85 पूछा था, 86 पूछा था। हेलो जी जी। सर 85 86। 85 भी था। ओके ओके जो अपना एजुकेशन से रिलेटेड है वही। ठीक है सर, वो 86 है। 86 है। वो फिर 86 है, एजुकेशन से रिलेटेड 2002 में 2002 वाला। हाँ, तो वो 86 था। 86 ओके, कोई नहीं। और सर इसके बाद आप बताएंगे ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से मेनली हाँ एक क्वेश्चन आया था और वो था अपना मानसून के ऊपर। अच्छा सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ था? नहीं, वर्ड से नहीं था। और नंबर नहीं है। ठीक है। साइंस आपको कुछ याद हो तो? साइंस से डिसीज पूछी गई थी, बायो टॉपिक से। ओके, सिर्फ डिजीज? डिसीज और एक स्पीसीज भी पूछी गई थी अपना। ओके। अच्छा, इस तरह सर फिजिक्स में कुछ था? फिजिक्स में फोर्स पूछा गया था। फोर्स पूछा गया था? जी जी, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो किसने इसको इन्वेंट किया था फर्स्ट। ओके, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन नहीं थी। कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। ओके, और इसके बाद में आप मुझे ये बताओ सर, इकोनॉमिक्स से कुछ पूछा गया है? इकोनॉमिक्स से जी इंडेक्स पूछा गया था। अच्छा, इंडेक्स कब का पूछा गया सर? इंडेक्स के अभी वो रेशियो पूछा गया था बस उसका, कि इसमें रेशियो अपना कौन से नंबर पर है। इंडिया का स्थान पूछा है उसमें? जी जी। सर आप टोटल ये बता सकते हैं करंट एंड कुल मिलाकर स्टैटिक से कितने क्वेश्चन थे? स्टैटिक ज्यादा था सर। स्टैटिक ज्यादा था? हाँ, स्टैटिक का पोर्शन इस बार ज्यादा है। अच्छा। जी। ठीक है, तो सर अभी आप ना इंग्लिश वाली मैम से बात कीजिए और उन्हें ये बताओ जरा इंग्लिश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन भी अगर आपको याद ना हो तो जैसे आपने जीके में बताया ना टॉपिक वाइज, सर इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, आप ये कर दीजिएगा। उसके बाद मैं भी जानता हूँ इस बात को कि बाहर निकलने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन, मान लो रीजनिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट का या कैलेंडर का नहीं रहेगा याद, लेकिन इतना मुझे याद रह सकता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन थे। आप पूछते रहो, मैं पूछते रहूं। वोकैबुलरी और ग्रामर का लेवल कैसा था, बस ये बता दो। लेकिन तो सर बेसिक ही आ रहा है mainly English का अपना, बहुत ज्यादा बेसिक इंग्लिश पूछी है ना, मैं बोल ही रही थी, देख रहे हो, सुन रहे हो सारे बच्चे, मैंने बोला था कि बहुत अच्छा पेपर आएगा और पेपर इजी आएगा, तो देख रहे हो ना कि पेपर बिल्कुल बेसिक था। कि अपने में रूल्स ज्यादा पूछते थे, लेकिन इस बार बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए हैं। ठीक है, और मेनली अपना लेंथी पेपर था थोड़ा। हाँ जी, जैसे कि अपना नरेशन का पोर्शन इस बार थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, नरेशन ज्यादा था। ओके, कितने थे क्वेश्चंस? काउंटिंग तो नहीं होती क्योंकि वो मिक्सिंग आता है सब। हाँ, अच्छा, तो मेरे ख्याल से 5 से 6 आते थे, तो अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो 7 से 8 होंगे, है ना? अप्रोक्स 10-12 के आसपास। ओके 10 से 12, अदरवाइज हमेशा 5 से 6 आते थे। अप्रोक्स ही था। और अपना कम्प्रिहेंसिव था। कम्प्रिहेंसिव का जो क्लोज टेस्ट पोर्शन होता है वो भी बहुत इजी था इस बार। कॉम्प्रिहेंशन कितने थे? दो तो होंगे ना? दो तो हमारे पास अनसीन पैसेज थे। अच्छा, और ओके, अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें लगभग 3 से 4 थे, 5 मार्क्स। 3 से 4, बढ़िया, ये मैंने बोला ही था। और एरर फाइंडिंग वाले एरर वाले क्वेश्चन? एरर का पोर्शन इस बार कम किया गया है, तो अप्रोक्स 4 to 5 क्वेश्चंस थे only। अच्छा, वो भी नॉर्मल अपने टेंस और आर्टिकल चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, चलो, अच्छा एक और चीज बताओ, जो वर्ड्स आए थे जैसे पूछते हैं ना उसके सिनोनिम्स वगैरह, तो वो कैसे वर्ड्स आए थे? इजी आए थे कि हार्ड आए थे? इजी थे, और वो मेनली सेंटेंस के फॉर्म में अरेंज किया हुआ था। पूरा सेंटेंस लिखा था, उसमें पूछा गया था, अंडरलाइन कर हाईलाइट कर पूछा। ओके, मतलब वर्ड्स जो आए थे वो आपके सेंटेंस बेस्ड आए थे ना? जी। ठीक है, मतलब आपको कैसा लगा कि पेपर जो था वो बढ़िया आया ना? हाँ, वही, ये वर्ड्स में पूरा सेंटेंस बना के लाए थे। मतलब अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, तो आप ये बोल रहे हो कि जो आपका नरेशन था वो आया था, और आपका कॉम्प्रिहेंशन और आपका क्लोज टेस्ट अगर किसी ने किया होगा तो मतलब उसका पेपर अच्छा गया होगा, है ना? और सीक्वेंस और सेंटेंस भी था। क्या था? सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस जो आते हैं जिसको हम PQRS बोलते हैं। अच्छा, ओके, जंबल वर्ड, हाँ, जंबल वाले कितने थे भाई? वो कितने थे PQRS? लगभग 4-5, 4 to 5। वॉइस के क्वेश्चन आए थे? वॉइस के क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव भी था अपना। वॉइस थे ना? तो वॉइस दोनों तरीके से आ रही है, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव दोनों हाँ, का हाँ, ठीक है। इन्वर्स पोर्शन भी पूछा गया है। ओके,
और कुछ मैम इंग्लिश में सर। अचल सर एक बात बताइए, जो कोडिंग डिकोडिंग के आपने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें लेवल क्या है? बच्चे पूछ रहे हैं बहुत सारे कि कोडिंग का लेवल क्या था? कोडिंग का लेवल थोड़ा बस मेंटली था, मतलब उसको थोड़ा सा समझने वाला था। वो एकदम सिंपल नहीं दिया आमने सामने जैसा होता था ना रेशियो की फॉर्म में, तो रेशियो ना करके 3 रेशियो दिए हैं उसमें, तीनों को अपना आप टैली करके करना था। ओके, मतलब तीनों में हमें एग्जांपल में उसको लॉजिक समझ के फिर अप्लाई करना था। ओके सर कर रखी थी इसको भी। ठीक है सर। कोई छोटी बहुत पजल भी आई थी क्या इस बार? पजल तो नहीं था, पजल नहीं थी, सीटिंग अरेंजमेंट था। वो भी सिंपल वाली सेटिंग अरेंजमेंट की, टेबल के चारों कॉर्नर पर बैठे हैं, 2 मिनट में भी बैठे हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल मतलब सब सेटिंग जो उनका फेस है तो वो इन द फ्रीडम्स आए थे। अच्छा मतलब फ्रीडम एंड फ्रेज, तो मतलब सिंपल सर्कल वाला अरेंजमेंट था, उसी पे 3 से 4 क्वेश्चंस थे, राइट? ओके सर मैम पूछ रही ईडियम फ्रेजेस थे जी, ईडियम्स तो आते ही है। हाँ। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, जैसे 100 क्वेश्चन आए थे, तो आपको लगता है कि पेपर अगर इजी था तो अगर बच्चों ने नॉर्मल पढ़ा होगा तो कितना लगता है कि बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए 100 क्वेश्चन में से पर्टिकुलरली? आराम से, बस वोकैब वाला थोड़ा पोर्शन है। अच्छा, वैसे कितना जा रहा है, दोबारा से एक बार बताओ। जैसे स्टूडेंट से यहाँ पर बात हुई थी तो सब वही बोले 170 प्लस। 170 प्लस। और अगर मैं मतलब पार्टीशन में बात करूं कि जीएस का अलग हो गया 50 नंबर, आपका रीजनिंग अलग हो गया 50 नंबर, और अगर मेरे जो हुआ है सब्जेक्ट उसका 100 नंबर का बात करूं, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो 100 में से कितने क्वेश्चंस, अगर जैसे क्योंकि बच्चे पूछते हैं ना मैम सेफ कितना रहेगा, तो सेफ अगर आप 80 प्लस जाते हैं तब 80 प्लस जाता नॉर्मल आ रही है तो मतलब 90 तक सब स्कोर कर पा रहे हैं। ओके 82 अच्छा सर, ओके जी। टोटल अगर हम रीजनिंग में देखें तो आपको क्या लगता है कि ऑन एन एवरेज अगर बच्चे ने ठीक तैयारी करी है तो क्या जो हमारा लेवल ऑफ कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं एवरेज पे? वो पूछा ना आप अगर ऑन एक्यूरेसी पर जाते हैं तो 45 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेशेंस के साथ करते हैं 45 प्लस मतलब कर सकता है बच्चा ना, मतलब उस लेवल पे क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था सर? जी तो था, वो भी एडवांस वाला जो आता है ना अपना। अच्छा, कोडेड वाला, A+B वाला। जी। ठीक है सर। ओके, और किसी सर आपको कुछ पूछना है? नहीं बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। 1 से 3 है। ठीक है, मैं माल बना दूंगा। प्यारे साथियों, जैसा कि अभी एक विद्यार्थी ने पूरा पेपर बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट है, दरअसल में क्या है कि प्यारे बच्चों, अब बात यहाँ एक सबसे बड़ी है कि आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होंगे, मैं भी हूँ थोड़ा सा, कि नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, उसका कारण सुनो। जो बच्चा पहली शिफ्ट में पेपर देने जाता है उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि पेपर का लेवल क्या होगा, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा होता है उसे कहीं ना किसी सूत्र के माध्यम से यह पता लग जाता है कि पेपर में एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि 1 घंटे में वो तैयारी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कम से कम उन टॉपिकों को एक बार देख सकता है। अब जैसे यहाँ अगर पहली शिफ्ट में उस विद्यार्थी ने बताया कि अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया और वो भी 86 अमेंडमेंट पूछा गया है, तो मैं आपको मात्र और मात्र 8 अमेंडमेंट बता रहा हूं प्यारे बच्चों। सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए अगर पेपर में आएंगे तो वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो हम दोनों भाई मिलकर कुल मिलाकर आपको जीके जीएस की बात बता देते हैं, फिर मैम आपको रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड आपको बताएंगी कि आप किन किन टॉपिक को अच्छा करके जाना। तो बात करेंगे सर। हाँ, अरे सबसे पहले तो 42, 44, 73, 74 पढ़ के जाना, बस 42, 44, 73, 74, 61 और 56, ये 52 और पढ़ लेना बस। अब 52 और पढ़ लेना। ये अगर आपके हैं अमेंडमेंट रटे हुए मुंह में तो फिर याद रखो इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर वो अमेंडमेंट से क्वेश्चन सर एक बार वो कहाँ पे लिखा हुआ था जीएस वाला पार्ट? हाँ जी, 1 मिनट सर। हाँ यार, देखो बच्चों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि सर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछना, और वो भी 2021 का करंट अफेयर भी पूछा गया है। 2022 आपका खत्म होने वाली है और एग्जामिनर आपका 2021 से करंट पूछ रहा है। तो सर क्या कहेंगे नवदीप सर, और क्या इन बच्चों को कहना चाहिए? सर मैं हमेशा यही कहूंगा कि जैसे 2021 से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जी ये 2021 के प्रश्नों को आप बस एक बार देखना शुरू करें। विशेष तौर पर इन डांस तो चलो ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटी वाले हैं, थोड़ा सा एक बार ये जो अवार्ड मिलते हैं नोबेल प्राइज वाले, इनको भी देख लेना। नोबेल प्राइज वाले पूछे जा सकते हैं प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके बारे में पूछ लिया जाए। और अगर किसी को कोई पुरस्कार मिला है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है, तो इनके बारे में जरूर एक बार देख लीजिएगा कि अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला,
है ना, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला, ये पुरस्कार वाली लिस्ट एक बार जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो हमारे अड्डा 24/7 पर जरूर आपको 10 मिनट्स का वीडियो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा आप एक बार, बिना देखे मत जाइएगा। मैं तो ये कहूंगा कि 2021 और 2022 के जो पुरस्कार है वो सारे आपको याद होने चाहिए। पुरस्कार तो याद होने ही चाहिए, एक साथ में आपको नाम याद आ जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फेमस पर्सनालिटी बस यही है कि जो पुरस्कार पाएंगे वही फेमस होंगे। बिल्कुल। बाकी तो भारत में 142 करोड़ लोग रहते हैं। बिल्कुल। अब रही बात इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स की, इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स में हाल ही में जिनका निधन हुआ हो उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, या फिर सर किसी ने संन्यास लिया हो, या तो किसी ने अगर क्रिकेट वगैरह की है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में किसी ने संन्यास लिया है, या क्रिकेट में, या जैसे हॉकी वगैरह की बात है ना, तो हॉकी से पूछा गया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था, तो ये भी याद रख लो, क्रिकेट में हम विश्व कप कब जीते थे। बिल्कुल। 2007 में T20 जीते थे, 2011 में हम जीते थे 50-50 वाला, उसके पहले 1983 में जीते थे। जी जी, है ना, तो ये इस तरह के प्रश्न कभी कभार बन सकते हैं। कप्तान के नाम आपको याद होने चाहिए। MS धोनी दोनों कप्तान रहे हैं 2007 और 11 के, और उसके पहले कपिल देव रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप याद रखिएगा। क्रिकेट से संन्यास जो अभी हाल ही में लेने वाले, जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना है कायरन पोलार्ड के बारे में, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा एक बार। हो सकता है सर वो इतनी जल्दी कहा कि वो ना पूछे हालांकि क्योंकि वो कल ही लिया है, परसों ही लिया है। मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई इस तरह की चीजें ही पूछी जाती हैं। बच्चे पूछ रहे हैं सर कल के पेपर के लिए बताइए, बेटा वही तो बता रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं आपको, वही तो बताया जा रहा है। करंट अफेयर्स 2021 का भी आ रहा है, नहीं 2021 का ही आ रहा है। ठीक है। 2022 में आपको जो नजर मारनी है दोस्तों, वो मैंने बताया आपको कि यहाँ इन सब चीजों पे एक बार पवन सर इनको बताइए कि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में क्या क्या ये लोग एक बार, जैसे एंशिएंट के बारे में पूछा अभी ये बात जो पेपर हुआ है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री से, और वो भी एंशिएंट हिस्ट्री से। मैं पक्का विश्वास आपको इस बात से दिलाता हूं प्यारे बच्चों, इस बार जो पेपर होगा वहां मॉडर्न से पूछा जाएगा या फिर मिडिल से पूछा जाएगा, एंशिएंट से। क्यों? इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आया, वो भी एंशिएंट से पूछा है, तो हो सकता है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है सर। और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि आपका पेपर वो एंशिएंट से नहीं पूछेगा, ये हमारा एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है कि जब एंशिएंट से पूछ ले तो हो सकता है मिडिल से पूछ ले या फिर मॉडर्न से पूछ ले। यार इतनी बड़ी इतिहास है। अब अगर हम बात करें पॉलिटी की, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन बताया अभी, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं सर 86 अमेंडमेंट आया, हो सकता है आपके शेड्यूल पूछ ले, हो सकता है कोई आर्टिकल पूछ ले, हो सकता है कोई पार्ट पूछ ले। तो प्यारे बच्चों ये तो कहना बड़ा इम्पॉसिबल है कि पूछेगा क्या, लेकिन अनुमान ये लगाया जा सकता है। जैसे उसने यहाँ 86 अमेंडमेंट पूछा, तो सर ने जैसा भी आपको बताया, पहला 21वां 42वां 44वां 52वां 56वां 61वां 73 74 86, ये आपको याद करके जाने, और सिंपल ये सभी आपको याद कराते हैं। अगर हम बात करूं, यहाँ इन्होंने ज्योग्राफी से कोई सवाल ही नहीं पूछा है, सिर्फ कुछ सवाल ही नहीं पूछा ज्योग्राफी से, सिर्फ मानसून उठा लिए है। वो तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, अब ये नहीं कि ज्योग्राफी में आ जाएगा फिर। तो मानसून से क्या सवाल पूछा है ये तो मुझे नहीं पता, बच्चा इतना बता के गया सर मानसून से सवाल पूछा है। अब वो हो सकता है आपसे इंडियन ज्योग्राफी में कोई कुछ पूछ ले, वन रिपोर्ट पूछ ले, हो सकता है वो आपसे वन रिपोर्ट पूछ ले, वो हो सकता है आपसे टाइगर के बारे में कुछ पूछ ले, टाइगर प्रोजेक्ट आपसे पूछ ले, या फिर मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी में किसी कॉन्टिनेंट से कुछ उठा ले। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में से कुछ नहीं आया, उन्होंने बताया केमिस्ट्री से कुछ नहीं आया, बायो से उन्होंने बताया सिर्फ डिजीज पूछी गई है। सर कौन सी डिजीज पूछी थी, कुछ बताया था बच्चे ने? डिजीज का तो नहीं बताया था। अच्छा, डिजीज का नाम कुछ नहीं बताया उन्होंने बताया सिर्फ और सिर्फ डिजीज पूछी गई है। तो प्यारे साथियों हो सकता है इस वाले पेपर में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हो वो केमिस्ट्री से कुछ पूछ ले, किसी का कोई केमिकल नेम ही पूछ ले। जैसे मान लो आपको दे देगा C2H5OH बताओ इसको क्या कहते हैं, या आपसे पूछ ले KMNO4 बताओ इसको क्या कहा जाता है। सर प्लीज कोऑपरेट। हाँ जी, तो इस बार जैसे कि सर बता रहे हैं आपको कि केमिस्ट्री में से भी प्रश्न पूछे जाने के आसार हैं, और इसके साथ साथ बायोलॉजी में डिसीज ना हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है। आप लोग देखेंगे हमेशा आपको प्रश्न डिसीज के मामले में जरूर पूछे हुए मिलेंगे दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस पर एक बार देख लीजिएगा, जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, कौन से होते हैं जन्मजात रोग, कौन से होते हैं अधिग्रहित रोग, और अधिग्रहित रोग जो होते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस, वो कुछ या तो पैथोजेंस की वजह से होती हैं या किसी डेफिशिएंसी कमी की वजह से होती हैं। इनके बारे में भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, फिजिक्स में जो फोर्स पूछा था ना, इन्वेंशन वगैरह के बारे में, ये इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन, इनके नाम तो आपको रटे हुए होने चाहिए कि किसी चीज को किसने, है ना, किसी चीज को किसने खोजा था, इसके बारे में जरूर आप लोग एक बार देख लेना आने वाली शिफ्ट के लिए। बाकी रही बात इंडेक्स की, जो भारत का स्थान पूछा इकोनॉमिक्स में, तो ये करंट अफेयर्स का भाग है। किस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है, चाहे वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे वो हो किसी भी तरह की इंडेक्स हो सकती है। ठीक है, हंगर डेवलपमेंट, या फिर अगर आप बात ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, हंगर रिपोर्ट की बात करते हैं, इन सब में भारत की अलग अलग रैंक पूछ दी जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फिलहाल हमारा अभी का
पूरा एनालिसिस जीएस के लिए। अब आपको मैम बताएंगी कि क्या करना है रीजनिंग में आप सभी लोगों को। रीजनिंग वाला पेज पेज के यहाँ से निकाल रहा ये ना नहीं क्लॉक डाइस ठीक है ये ऊपर ले जाना मुझे बता दो। ओके सो हेलो एवरीवन। देखो जो भी और ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से जो हमें पता चला है, जिनका अभी एग्जाम था आपके सामने हम लोग बात कर रहे थे। सीरीज में देखो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है, एक रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है। तो सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन थे और आसान था। सीरीज का जो लेवल था वो नॉर्मल था, यानी कि इजी था, डुएबल था, आराम से कर सकते हो आप। कैलेंडर का जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कैलेंडर में भी 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो यहाँ पूछा गया है स्टेनो के पेपर में आपका वो है कि डे फाइंड करो। जैसे हमें होता है ना कि 16 दिसंबर 2021 को अगर ये दिन था तो आगे की किसी डेट पे आपसे डे पूछ लिया कि अगले डेट पे ये डे कौन सा पड़ेगा, तो वैसा ही क्वेश्चन था, यानी कि डे पूछा हुआ था आपसे। मतलब ये भी इसका क्या है, इजिएस्ट फॉर्म ऑफ कैलेंडर है। कैलेंडर का ये इजिएस्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है, लेवल नॉर्मल रखा है। डिक्शनरी ऑर्डर का आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके डिक्शनरी, ये तो आप सब अच्छे से करना जानते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर में कोई, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी होती है। उसके बाद क्लॉक नहीं थी, क्लॉक नहीं पूछा गया है। डाइस, जिस शिफ्ट में उनका पेपर था उसमें डाइस नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं है कि डाइस नहीं आएगा। डाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है आपके सभी एसएससी एग्जामिनेशन में, और डाइस आप सबको बहुत अच्छे से करना भी आता है। तो डाइस आएगा भी या नहीं आएगा उससे कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ डाइस आए ये अच्छा होगा, क्योंकि डाइस हम बहुत इजीली कर पाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे 3 से 4। तो एक सिंपल सीटिंग आया था जिसमें कि सर्कल के अराउंड 6 लोग बैठे हुए थे। तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए थे, और ये सब इनसाइड फेस करके बैठे थे। सब लोग इनसाइड फेस करके बैठे थे। आपको पता है इनसाइड फेस करके बैठते हो तो राइट ऐसे जाएगा, लेफ्ट ऐसे जाएगा, बाकी सारी आप इंफॉर्मेशन से उसको बना लोगे। तो बहुत आसान सवाल था। और सीटिंग अरेंजमेंट या पजल भी अगर आ जाए ना छोटी मोटी, तो उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस पर मतलब आपने एक इंफॉर्मेशन को सॉल्व किया तो उस पर बेस्ड आपके 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सीटिंग वाला क्वेश्चन आसान होगा, आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सीधे आप 3 से 4 क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन पे कर पाएंगे। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। साथ ही साथ मैम इसको ओके साथ ही साथ डायरेक्शन के, देखो आपको पता है डायरेक्शन से 2 सवाल पूछते हैं। एक तो 3-4 तरीके का सवाल आता है डायरेक्शन से। हालांकि यहाँ पे जो हमने देखा वो था डायरेक्शन के 2 टाइप्स, जिसमें एक होता है कि डिस्टेंस निकालो, एक इंसान किसी एक पॉइंट से चलना शुरू किया, किसी एक पॉइंट पे जाके रुका, तो इनिशियल यानी कि आरंभिक बिंदु से जो हमारा फाइनल पॉइंट है जहाँ पे वो पहुंच गया डेस्टिनेशन, तो उसमें डिस्टेंस बतानी थी, यानी कि सिंपल वाला केस था ये, है ना। और दूसरा जो होता है डायरेक्शन में, आपसे डायरेक्शन पूछता है। डायरेक्शन मतलब कि अगर आप ट्रैवल करके कहीं गए तो आपकी लास्ट फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन पूछी गई थी। डायरेक्शन भी पूछने के 2 तरीके होते हैं, आप लोगों को पता होगा। फिलहाल बहुत इजी क्वेश्चन थे डायरेक्शन के, बहुत इजीली कर सकते थे। हाँ कोडिंग में थोड़ा सा हमने ये देखा है कि कोडिंग के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा भी थे। अच्छा देखो अब कोडिंग के क्वेश्चन ज्यादा कैसे है, अगर लेटर सीरीज आ गई तो वो कोडिंग में काउंट होगा, ऑड वन आउट आ गया लेटर्स वाला, वो भी आपको कोडिंग में काउंट हो गया, या आपका मैं बात करूं कोडिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो कोडिंग में काउंट होंगे। तो कोडिंग में एक अच्छे खासे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, यानी कि 4 से 5 या मैं बोलूं 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो कोडिंग वाले चैप्टर से थे, जिसमें से कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके थोड़े से लॉजिकल थे, यानी कि डायरेक्ट जैसे हम कोडिंग देखते हैं ना कि +1 कर दिया -1 कर दिया, ऐसा नहीं था। थोड़ा सा हमको उसको एनालाइज करने की जरूरत पड़ रही थी। 2 से 3 एग्जाम्पल थे और उसके बाद फिर आप उसको जो है डिकोड करके आंसर कर पा रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमने 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस करना या 45 करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी पेपर है। कुछ 1-2 जगह पे पेपर आपका इजी से मॉडरेट की तरफ है, जिसमें हम कोडिंग वाले क्वेश्चन टाइप को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से जो अब आने वाली शिफ्ट्स हैं उनके लिए ये जरूर मैं बोलूंगी कि मैम पेपर आपका आसान आ रहा है, इजी से मॉडरेट जहां जहां पे आए उसमें आपको उसी समय फंसने की जरूरत नहीं है। पहले इजी सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ जाइए दिमाग में कि पहले मुझे वो सारे क्वेश्चंस कर लेने जो मैं बहुत आसानी से आंसर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन जो आपको लगता है इक्का दुक्का क्वेश्चन जहां पे आप फंस रहे हो, बाद में उसमें समय दो, अपने टाइम को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। अभी स्वाति मैम आपको बताएंगे इंग्लिश के बारे में। और ब्लड रिलेशन की मैं बात करूं, एक हमारा छूट गया ब्लड रिलेशन से देखो आपके एडवांस वाले, यानी कि अगर मैं बोलूं जिसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, आप लोगों ने अगर कल का सेशन देखा होगा तो कोडेड ब्लड रिलेशन हमने कल ही पढ़े और तीनों तरह के कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़े। तो आई होप आप ये भी कर पाएंगे। ओवर टू यू मैम। ओके थैंक यू। रुको ना, अभी खत्म नहीं करना मैम
तो मिलते हैं ना बच्चों को, रफ पेपर आप सबको मिलता है मैम, बता आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो आपको वो बनाने हैं, पिक्चर डायग्राम बनानी है या कुछ भी बनाना है वो आप बना सकते हैं। पेन भी लेके नहीं जाना, हाँ, कुछ भी लेके नहीं जाना आपको, पेन वेन कुछ नहीं लेके जाना। कॉपी जो आपको पेज मिलेगा वो भी वहीं पे मिलेगा और पेन भी वहीं पे मिलेगा। आज मैं आपको बताऊं, मेरे से ज्यादा खुश आज कोई इंसान है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा बोलती थी कि पेपर इजी आएगा। सीपीयू का पेपर देख के मुझे समझ में आ गया था कि पेपर इजी आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास यहाँ पर कि मैम शिफ्ट क्या होगा, उनसे ये बोल देना हाथ, गला और कान। हाँ, ये तो मैं बोला था, हाँ ये बोल दूंगी। देखो जैसे कि सर अभी मुझे सर ने वो करा दिया ना याद कि भाई हाथ में, गले में, कान में, मतलब कोई भी एक्सेसरी आपको नहीं पहन के जानी है, भले ही आपके कुछ भी हो, तो नहीं तो आपकी बाहर रखी जाएगी और उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। फर्स्ट शिफ्ट वालों को अगर ऐसा भुगतना पड़ा है तो प्लीज सेकंड शिफ्ट वालों में ये मैसेज को कन्वे करिएगा कि आप कोई भी एक्सेसरी को पहन के ना जाएं जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है, गुम भी हो सकती है। जरूरी नहीं है, कुछ लेके नहीं जाना, सब वहीं मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, क्यों? मैं आपको बताती हूं कैसे। नवीन बोल रहा है मैम मैंने 172 अटेम्प्ट किया है। नवीन शानदार है भैया, शानदार है, बहुत बढ़िया है। देखो शिफ्ट का टाइमिंग कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो शिफ्ट का टाइमिंग आज और कल दोनों दिन सेम रहेगा, 9 से 11, 1 से 3 और 5 से 7। 3 शिफ्ट आपकी होनी है। अभी सिर्फ एक ही शिफ्ट हुई है 9 से 11 वाली, ठीक है ना। इतना इजी पेपर में एक्सपेक्ट कर रही थी, बट इतना इजी आ जाएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए जो बच्चे डर रहे हैं ना, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं मैम हम डर रहे हैं, मैम हम कैसे करेंगे, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। मैं इतना ज्यादा खुश हूं आज क्योंकि आपको पता है जो इसका पूरा पैटर्न था पेपर का, यहाँ पर रीजनिंग 50 नंबर की आनी थी, 50 क्वेश्चन मतलब, और यहाँ पर जीएस आपकी 50 क्वेश्चन की आनी थी, और इंग्लिश जिसपे सब कुछ टिका हुआ है आपका, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, वो 100 क्वेश्चन आने थे। इसीलिए मैंने कल भी तुम लोग को ये बात बोली थी जब मैं लास्ट क्लास वहां पर ले रही थी कि 80 to 85 अगर आप स्कोर करोगे तो आप एकदम सेफ हो। और आज यही बात बच्चों से सुनने में आई है कि मैम 80 to 85 अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो हम सेफ हैं। फिर भी अगर आपने 90 किया है तो माशाअल्लाह बहुत बढ़िया है। तो यार मैं बहुत खुश हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या करूं, बट यस आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताती हूं। जैसे मैंने आपको बोला था वोकैबुलरी को रिवाइज करके जाना, पूछी जाएगी बट इजी आ रही है तो ज्यादा प्रेशर लेना मत, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने बोला था भाई कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, देखो कल मैंने 1 बजे से लेके 2 बजे तक क्लोज टेस्ट की क्लास ली है। कल वाली क्लास देख लो, आज 1 से 2 जिसका पेपर नहीं है वो भी देख लेना कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आपको कोई नहीं कराता, आप भी उससे बच के भागते हो, वो मैं तुम्हें करवाऊंगी क्योंकि वो ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। अब आप देख रहे हो यहां पर 3 से 4 क्लोज टेस्ट आए थे जिनमें 5-5 क्वेश्चन ईच थे, समझ रहे हो। यहां पर 5 क्वेश्चन अगर आ गए 4 क्लोज टेस्ट में, 20 क्वेश्चन खत्म हुए, समझ आ रहा है ना। 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के, एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो क्लोज टेस्ट बहुत जरूरी है करना। एरर के क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था, ग्रामर का वेटेज कम रहेगा। अगर किसी ने मेरी क्लास देखी होगी तो उसको समझ में आया होगा कि मैम ने पहले ही बोल दिया था ग्रामर का वेटेज कम रहेगा। जितना भी वेटेज होगा वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन से ये सब आएंगे। अगर तुमने मेरी बात को फॉलो किया होगा तो आज तुम मेरी तरह खुश होंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीति बोल रही है मैम यू आर बेस्ट, आपसे इंग्लिश पढ़ के मुझे बहुत इजी लगने लगा, मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट मैं चाहती हूँ 9 से 11 वाले बच्चे जितने ज्यादा खुश हुए ना, 1 से 2 वाले भी और 5 से 7 वाले भी, 1 से 3 वाले सॉरी, और 5 से 7 वाले उससे ज्यादा खुश हुए। जितने बच्चे एचएससी अड्डा से पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे मैम ये पूछ रहे थे कि नया बैच कब आएगा, ठीक है, तो अभी मैम आपको बताएंगी कि कहां पर जाना है, कैसे जाना, प्लेलिस्ट कहां मिलेगी आपको पुराने वाली, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट आप पुराने वाली देखो क्योंकि वहां पर हमने पढ़ाया हुआ है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करना चाह रहे हैं तो आप अकलमंदी कर रहे हैं और आप ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, रीजनिंग वाली मैम ने आपको बता दिया है। और डाउट है एक बच्चे को बहुत देर से आ रहा है कि हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, तो इनको ये बोल रहे हैं हम यूपी बोर्ड। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो रीजनिंग का आएगा है ना, रीजनिंग का आएगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, जीएस जो आएगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होगा क्योंकि उसका हिंदी का तो कोई मतलब है नहीं ना यार, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके पूरे रहेंगे। अच्छा, जिसको है वोकैब का प्रॉब्लम तो 6G स्पीड वोकैबुलरी पूरा एक बार रिवाइज करके चले जाओ, सब हो जाएगा। और साथ साथ में स्टेनो के जितने मैंने सेशंस लिए हैं YT पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप सबके लिए, उनको देख के चले जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
हाँ, पूरा वोकैब का वेटेज ज्यादा आया, क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा आया, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा आया। मतलब ऐसा समझ लो ग्रामर के रूल्स ऐसे थे कि 10 से 12 ही आया है ग्रामर का पोर्शन, और सब आपका पूरा वोकैब पार्ट था। ठीक है, तो मैम अभी आप इनको बता दो कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि जैसे ही आप, चलो आ जाओ अभी यहाँ पे, जैसे ही जाएंगे ना गाइस, आपको जाना है गूगल पे, फिर वहां पर टाइप करना है SSC अड्डा 24/7। ठीक है, यूट्यूब चैनल ऐसे आपको लिखना होगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगी आपको कहां से क्या सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि मैम हम कैसे आगे की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो हमने आज कर दिया वो तो बेस्ट था, लेकिन अगर हमें सिर्फ वही हम देख रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको इधर जाना है गाइस, इधर जैसे ही आओगे आप आओगे प्ले लिस्ट पे, आपको चेक करना है भैया कहाँ मिलेगी प्ले लिस्ट, क्योंकि जब चेक नहीं करोगे, जब तक हम कोई चीज को चेक नहीं करते हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे मॉर्निंग शोज में आपको दिखेगा 6G स्पीड वोकैबुलरी, जिसका आज पेपर है, जिसका कल है पेपर। इन सारे वर्ड्स को देख के जाओ, देखते ही ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। वोकैबुलरी पूरी इसी में से मिलने वाली है तुम्हें। तो अगर चाहते हो पेपर को क्लियर करना तो यहां से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सिर्फ करो रिवाइज। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं स्टेनोग्राफर की प्लेलिस्ट की बात करूं तो मुझे यहां वैसे दिख नहीं रही है, बट होगी जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि होना है ना। यहां पर व्यू में अगर हम जाएंगे तो मुझे मिलनी चाहिए यार, बट मुझे यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है, बट दिखनी चाहिए। चलो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, चलो रुको। यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे ना स्टेनोग्राफर इंग्लिश, है ना, तो आपको तब भी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। वैसे ही मैडम की अगर डालोगे तो भी मिल जाएगी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश ना। देख रहे हो, सबसे पहले पे मेरी ही क्लास है, आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। हाँ, प्लेलिस्ट की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर मैंने थोड़ा ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया क्योंकि मुझे मिलती। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, आपको जैसे डालोगे स्टेनोग्राफर इंग्लिश क्लासेस, ऐसे ही आपको सबसे पहले मेरी क्लास मिलेगी। मैडम का डालोगे तो मैडम की, सर का डालोगे तो सर की, ऐसी क्लास मिलती जाएगी। शुरुआत जैसे ही करोगे ना आप, उसके बाद सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हो ना, सारी की सारी वीडियोज आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे ही आ जाएगा, सारा रीजनिंग आ जाएगा, सब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ कर लेना। अगर आप लाइफ में अच्छे टाइम पे, सही डायरेक्शन में कुछ कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं और मैम और जितने भी हैं टीचर्स, सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा आया है, बच्चों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो आज का दिन हमारा बन चुका है। हम ये चाहते हैं 1 से 3 वाले में भी हमारा दिन बन जाए, पूरा दोपहर हम कुछ अच्छा फिर खाएंगे पियेंगे। तुम्हें भी मैं यही बोलती हूँ, अच्छे से सो के, अच्छे खा के, एकदम फ्रेश मूड में पेपर देकर आओ। बहुत अच्छा जाने वाला है तुम्हारा पेपर, ईजी आएगा इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS। आई होप कि आपको हर चीज समझ में आई है और आपको अब लग रहा है कि यार 1 से 3, 9 से 11 वाला बढ़िया गया, 1 से 3 वाला और भी बढ़िया, और 5 से 7 वाला और भी बढ़िया जाने वाला है। मैम यूपी बोर्ड का बता दीजिए, क्या बताना है बताइए। सभी बोर्ड के लिए पेपर सेम है। ये शिफ्ट अलग अलग होती है भाई, शिफ्ट अलग। यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सबका पेपर सेम आएगा। यूपी बोर्ड उससे आपको कोई लेना देना नहीं है बच्चे। इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर उनका हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश के अलावा आपका सारा पेपर बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में होगा, और इसी तरीके से सारे पेपर होते भी है। ठीक है, हाँ जी। और एक बच्चा पूछ रहा है मैम एडमिट कार्ड के अलावा क्या लेके जाना है। अपने ओरिजिनल जो आपका वो है वोटर ID या फिर आपका आधार कार्ड, उसमें से कोई एक जरूर लेकर जाना, क्योंकि वो वहां पर चेक करेगा। कोई भी फालतू की चीज लेके ना जाएं। पानी की बोतल अपने पास रख लें, क्योंकि जब तुम्हें लगेगा बहुत मजा आ रहा है तो प्यास भी लगेगी, है ना। जब तुम्हें लगेगा कि नहीं गड़बड़ हो रही है तो भी प्यास लगेगी। तो ये छोटी मोटी चीजें अपने पास रखिए। कोई भी चीज की अगर, जैसे मैं बोलूँ ना, टेंशन लोगे तो पेपर खराब हो जाएगा, जबकि आपको पता चल रहा है पेपर इजी आ रहा है। टेंशन लोगे तो दिक्कत होगी। आराम से जाओ, एकदम फ्री मूड में जाओ, कूल काम होके, जैसे बोलते हैं ना डूड बन के, वैसे जाओ, पेपर मस्त होने वाला है। जी मैम। MTS का बैच कब शुरू हो रहा है, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं। MTS का बैच जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत शुरू कर देंगे। पिछली बार मैंने और सर ने सभी ने आपको पढ़ाया था, बहुत बढ़िया गया था। अब की बार भी हम ऐसे ही धुआंधार तरीके से, इवन बहुत और भी बेस्ट तरीके से आपको हर चीज करवाने वाले हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए तो मैडम हम जीत गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी जो शिफ्ट्स हैं उसकी भी हम बात करेंगे, मजा आएगा गाइस। ठीक है, चलिए आप तब तक इनसे बात करो कुछ, मैं देखती हूँ। वोटर ID नहीं है तो वोटर ID नहीं है तो यार कुछ भी डॉक्यूमेंट जो कि आपका ओरिजिनल हो, जिसमें आपका ID प्रूफ लगा हो, आपका फोटो, आपका घर का एड्रेस, कुछ भी हो, वो सब कुछ। देखो, आपको ID प्रूफ लेके जाना है, उसमें आप वोटर ID लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो। तो इट हैज टू बी आपका आइडेंटिटी
जो है वेरीफाई करने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल लेके जाना, साथ में कॉपी नहीं, हाँ कॉपी भी लेके जा सकते हो, बट सिर्फ कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल के साथ आप फोटो कॉपी लेकर जाइए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, आपने इतनी मेहनत करी। आपकी मेहनत ये है जो यहाँ पर आप लिख पा रहे हो कि मैम हमारा पेपर अच्छा गया है, मैम बहुत अच्छा गया है। जो आप जो ये लिख रहे हो ना, ये सिर्फ आप ही ने किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आप सबको यहाँ पर कनेक्ट होके फिर भी इस वीडियो को शेयर करो। SSC अड्डा को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। बैच जल्दी ही शुरू होगा, तब तक तुम प्लेलिस्ट देख के काम चलाओ, ठीक है। थैंक यू गाइज।